चलिए बच्चों, वेरी 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 गुड आफ्टरनून। बच्चों, आज हम जो बचा हुआ पार्ट है हमारी वर्कशीट नंबर 4, दैट इज योर फेस नंबर 4, उसका हम जो लास्ट वाला पार्ट रह गया है दैट इज कॉल्ड असर्शन एंड रीजनिंग। आज हम वो करने जा रहे हैं। अब इसके बाद हमारा ये टॉपिक जो है ओवरऑल हमारा टोटली खत्म हो चुका है, जिसमें कि हमने क्या क्या अभी तक कवर करा है। इस फोर्थ फेज में हमने सबसे पहले जो है नंबर 1 हमने एमसीक्यू सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे। जब हमारे एमसीक्यू का डिस्कशन हुआ देन हमने सारे के सारे केस स्टडी डिस्कस करी। केस स्टडी के बाद हमने असर्शन रीजनिंग डिस्कस करी। असर्शन रीजनिंग के बाद बच्चों हमने सारे के सारे क्वेश्चन जो है दैट इज ऑफ सब्जेक्टिव। देन अब हम जो लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं एमसीक्यू के बाद, दैट इज ऑफ योर असर्शन एंड रीजनिंग। बच्चे, इसके बाद ये जो चैप्टर है वो हमारा सारा का सारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। हमारा सारा का सारा चैप्टर 1 पूरा कंप्लीटली थॉरली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, देन उसकी वर्कशीट, देन उसके बाद एमसीक्यू एंड एमसीक्यू की वर्कशीट्स एंड असर्शन रीजनिंग की वर्कशीट फिनिश हो चुका है। ठीक है, क्लियर। चलिए लास्ट फेज में हम आते हैं, दैट इज योर फेज नंबर 4, जिसमें हम असर्शन रीजनिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके ऊपर हम सारी डिस्कशन के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ते हैं जरा। कहता है असर्शन में कहता है दो नंबर्स हैं ए और बी जिनका हमें एलसीएम पता है। दो नंबर्स ए एंड बी जिनका हमें एलसीएम पता है 48, और उन्हीं दो नंबर्स का जो एचसीएफ है वो भी हमें पता है दैट इज 12। अब वो कहता है कि क्या वो दो नंबर का प्रोडक्ट 576 होगा। चेक कर लेते हैं। हमें पता है अगर एचसीएफ और एलसीएम को आपस में मल्टीप्लाई करा जाता है तो जो आंसर आता है वो वही आता है जो उन दो नंबर्स का क्या है, प्रोडक्ट। नाउ क्वेश्चन में जो एचसीएफ है वो तो हमारे पास 12 है और जो एलसीएम है वो हमारे पास 48 है। वहां से हमारे पास उसका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, द प्रोडक्ट। अब हम 48 को 12 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं व्हाट इज योर आंसर। 12 8 जा 96, 12 8 जा 96 बनेंगे बच्चों, 9 कैरी, 12 4 जा 48, 57। तो बच्चों हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो बना है 576। तो मतलब अगर मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करूं तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स थी। तो मैंने एचसीएफ की वैल्यू कितनी रखी है बच्चों, 12, एलसीएम की वैल्यू बच्चों मैंने 48, और उन दो नंबर्स का वो प्रोडक्ट है वो ए इंटू बी। अब एचसीएफ हमारे पास 12 था और एलसीएम 48 था, तो प्रोडक्ट कितना आ गया 576। चेक करिए, उसने असर्शन में यही बोला है, यस सर, उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है 576। अब उसने क्या पूछा है कि भाई ये जो आंसर आया है किस रीजन से आया है, मतलब बिकॉज ऑफ विच प्रॉपर्टी, यानी हमने किस कंसेप्ट का यूज करा सो दैट हमारे पास जो उसका आंसर आया है दैट इज 576। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लिखी है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में जो हमारी रीजनिंग है दैट इज ऑल्सो अ ट्रू आंसर। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो आपकी असर्शन थी वो भी ट्रू थी, और इसी क्वेश्चन में जो आपकी रीजनिंग थी वो भी क्या थी बच्चों, ट्रू थी। तो यानी हमारे पास बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट, एंड हमारी स्टेटमेंट दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट है। असर्शन भी सही आंसर है, रीजनिंग का भी आंसर सही है, और दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब हम ये भी कहेंगे कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन योर असर्शन इज सही। तो इसका मतलब जो रीजनिंग है आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑफ योर असर्शन। आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट, असर्शन, है ना। तो इसका मतलब बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू स्टेटमेंट, मतलब एलसीएम का जो आंसर जो हमने एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करा था उसका आंसर 576 बिल्कुल सही आंसर है। और हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये भी बिल्कुल सही है। एंड जो आंसर है वो भी बिकॉज ऑफ दैट स्टेटमेंट जो कि रीजनिंग में लिखी गई थी उसके कारण हमारा असर्शन बिल्कुल सही ही आ रहा है। क्लियर मेरी बात, क्लियर है सबको। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है जरा ध्यान से देखिए। कहता है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 8। कहता है दो नंबर्स है जिनका एचसीएफ हमें 8 दिया हुआ है एंड देयर प्रोडक्ट इज 1536। अब उनका एलसीएम कहता है चेक करो क्या यही आएगा। अगेन सर फिर से वही प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा हमें। क्या है प्रॉपर्टी का नाम सर, फिर से देखते हैं। एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू आंसर ए इंटू बी। एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू आंसर ए इंटू बी। यस और नो, सारे बोलो यस और नो। चलिए एचसीएफ कितना है बच्चों क्वेश्चन में, सर एचसीएफ तो हमारे पास 8 है, एलसीएम कितना था एंड देयर प्रोडक्ट हमें पता नहीं, एलसीएम को हम एक्स मान लेते हैं, और जो उनका प्रोडक्ट था वो हमारे पास कितना था बच्चों, 162। अब हमें क्वेश्चन में सॉरी उनका जो प्रोडक्ट था दैट इज 1536। उनका जो प्रोडक्ट था नंबर्स का दैट इज इक्वल टू, सारे बोलो 15
36. The product of the numbers is what? 1536. Now calculate the LCM. LCM कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस आंसर को डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? 8. तो अगर मैं इस आंसर को 8 से डिवाइड करता हूं तो व्हाट शुड बी द आंसर? 8 1 जा 8 हो गया. हमारे पास रह गया 73. 8 9 जा 72. 8 2 जा, मतलब मेरा जो x का आंसर आ रहा है, यानी जो मेरे पास LCM आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 192. बट हमारे पास जो LCM है वो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दैट इज 162. तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो आपकी असर्शन है दैट इज रॉन्ग, यानी फॉल्स. और जो स्टेटमेंट थी, रीजनिंग क्या थी भी कि SCM इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. बिल्कुल सही है. असर्शन सही गलत है बट योर रीजनिंग इज करेक्ट. यस और नो सारे बोलो. एंड दिस वाज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने LCM कैलकुलेट करा है. बट प्रॉब्लम इज व्हाट? इस क्वेश्चन में हमारी असर्शन गलत है और जो हमारी रीजनिंग है बच्चों दैट इज करेक्ट. क्लियर मेरी बात? प्लीज नोट इट डाउन. हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. चलिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है. इसको अब हम असर्शन रीजनिंग की फॉर्म में कर रहे हैं. कहता है ये हमेशा 0 पे एंड होता है. ये स्टेटमेंट बोल रहा है, कहता है हर n की वैल्यू जो कि किसको बिलोंग कर रही है? नेचुरल नंबर को. हर n की वैल्यू जो किसको अंदर आनी चाहिए? दैट शुड बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर. दैट शुड बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर. कहता है n की हर वैल्यू जो नेचुरल के अंदर है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4, उसके लिए 4 पावर n क्या 0 पे एंड होगा? नहीं सर, क्योंकि सर आपने 4 पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बताई थी? 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर n. मतलब इसके पास 2 ही प्राइम फैक्टर आ रहे हैं. बट अगर किसी भी नंबर को एंड होना है 0 पे तो उसके पास 2 एंड 5 एज अ प्राइम फैक्टर होने चाहिए. तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन अलग है, हमें चाहिए 2 इंटू 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन. तो इट इंप्लाइज दैट जो हमारे पास कंडीशन है बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज रॉन्ग. तो इसका मतलब हमारी जो इस क्वेश्चन में असर्शन है दैट इज फॉल्स. दैट इज फॉल्स. क्यों फॉल्स है? क्योंकि ये नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकता. 0 पे एंड होने के लिए 4 की पावर n जो कॉम्पोजिट नंबर है उसके पास 2 एंड 5 प्राइम फैक्टर होने चाहिए, पर हमारे पास तो सिर्फ 2 ही एज अ प्राइम फैक्टर आ रहा है. अब रीजनिंग क्या कहता है? रीजनिंग की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ असर्शन तो हमारे पास फॉल्स आ गई है. अब इसी क्वेश्चन में रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में कहता है इफ p इज एनी प्राइम नंबर और p किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ऑब्वियस सी बात है p जो होगा उस नंबर को भी डिवाइड करेगा वेयर a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. ये स्टेटमेंट हम किस में पढ़ चुके हैं? जब हमें क्वेश्चन में √2, √3, √5, √7, √11 क्या शो करना था? इररेशनल नंबर. तो यानी ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट, पर इस स्टेटमेंट का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से कोई लेना देना नहीं है. इसका रीजनिंग ये नहीं हो सकता बिकॉज ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है. इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है तो इसका मतलब ये अलग स्टेटमेंट है, वो अलग स्टेटमेंट है. बट असर्शन क्वेश्चन में पहले ही गलत हो गई थी. रीजनिंग वाज करेक्ट बट हम ये नहीं कहेंगे दिस वाज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर असर्शन. बोलो मेरी बात क्लियर है? ओके बिल्कुल. चलिए प्लीज नोट इट डाउन. वीडियो को पॉज करिए एंड शो दैट कि ये नोट्स में जरूर कन्वर्ट करें हम लोग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अभी? क्वेश्चन नंबर 4. असर्शन क्या कहता है अभी? असर्शन देखिए, कहता है 3 एक रैशनल नंबर है. 3 एक रैशनल नंबर है. चलिए असर्शन को लिख लेते हैं. कहता है 3 इज अ रैशनल नंबर. कहता है 3 एक रैशनल नंबर होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनल नंबर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनल नंबर जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जाए या a/b की फॉर्म में लिखा जाए, जिसको हम 3/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं. और यहाँ पे a एंड b क्या होने चाहिए या p एंड q क्या होने चाहिए? दे आर को प्राइम इंटीजर्स. दे आर को प्राइम इंटीजर्स. क्या बोलेंगे हम? a एंड b आर दे आर को प्राइम इंटीजर्स. तो क्या ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है सर? यस सर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. क्यों स्टेटमेंट ट्रू है? क्योंकि जो 3 होगा वो एक रैशनल नंबर होगा. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सर. सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है? द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. कहता है किसी भी पॉजिटिव मतलब अंडर रूट के अंदर कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है, दिस इज पॉजिटिव इंटीजर. दिस इज व्हाट? पॉजिटिव इंटीजर. दिस इज व्हाट? पॉजिटिव इंटीजर. कहता है सारे पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या ये हमेशा इररेशनल होगा? चेक कर लेते हैं सही है गलत है. जैसे √2 का आंसर तो इररेशनल ही होगा सर. √3 का आंसर भी इररेशनल ही होगा. पर सर क्या √4 का आंसर इररेशनल होगा? नो सर, √4 का आंसर 2 होगा और 2 एक कौन सा नंबर है? नॉट अ इररेशनल नंबर. √4 इज अ रैशनल नंबर. इसी तरीके से अगर √9 करेंगे तो √9 इज ऑल्सो नॉट अ इररेशनल नंबर. √9 इज अ
इज अ रैशनल नंबर। तो यानी उसने ये बोला था जो भी टर्म रूट स्क्वायर रूट ऑफ n की फॉर्म में लिखी जाएगी और यहाँ पे जो n है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसका जो आंसर होगा क्या वो हमेशा एक इररेशनल नंबर होगा, क्या वो एक हमेशा इररेशनल नंबर होगा, ये उसने क्वेश्चन में पूछा है कि यह हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स जो अंडर रूट के अंदर आ रहा है उनका आंसर इररेशनल होगा। नहीं सर, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इट किसी केस में रैशनल आएगा और किसी केस में क्या आएगा, इररेशनल। किसी केस में रैशनल आएगा और किसी केस में क्या आएगा, इररेशनल। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजनिंग इज फॉल्स ऑल्सो। ये स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है तो उसका असर्शन वाली स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो दैट मींस ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस चीज को भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन जो हमने पीछे अभी तक करा है, सेम कंसेप्ट पे, एचसीएफ एलसीएम की प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चन क्या कहता है, दो नंबर है, उनका एलसीएम हमें पता है, हमें उनका एचसीएफ भी पता है, एंड एक नंबर हमें 26 दिया हुआ। इफ एलसीएम ऑफ द नंबर इज 182 देन एचसीएफ ऑफ द नंबर, मतलब इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो 13 है। सही है या गलत है? चलिए पहला नंबर हमें क्या दिया हुआ बच्चों, फर्स्ट नंबर 91, सेकेंड नंबर बच्चों 26। ना क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि अगर मैं 91 और 26 का एचसीएफ निकालता हूं तो वो जो एचसीएफ आएगा वो हमारे पास 13 आएगा। ये चेक करना है कि ये सही आया या नहीं आया। और जबकि हमें इनका एलसीएम जो दिया हुआ है दैट एलसीएम इज गिवन टू बी हाउ मच, 182। अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी वो वही दोबारा रिपीट हो रही है। दैट प्रॉपर्टी इज एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम शुड बी इक्वल टू द HCF multiply by LCM should be equal to the product of two numbers. Product of two numbers. HCF हमें पता करना है, LCM हमारे पास 182 है और जो दो नंबर्स हैं वो कितने हैं, 91 into 26. So X should be equal to 91 into 26 divided by बच्चों कितना आ गया, 182। 91 से 182 कट गया, 2 से 26 कट गया, तो हमारा पास जो x comes out to be है that is equal to 13। और जो क्वेश्चन में उसने बोला था HCF that is also 13। तो इसका मतलब this statement is true, मतलब assertion वाली जो statement थी that statement is true statement। Now question is what, reasoning। reasoning में कहता है अगर कोई दो नंबर है उनका LCM, कोई दो नंबर है उनका क्या, HCF, कोई दो नंबर है जिनका HCF, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं बच्चों, मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो आंसर आएगा वो आंसर हमेशा ही कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आएगा। यस सर, यही प्रॉपर्टी हमने करी है। और क्या मैंने प्रॉपर्टी भी वही यूज करी थी, यस और नो सारे बोलो, उसी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्व करा, यस सर वही प्रॉपर्टी आपने यूज करी, उसी प्रॉपर्टी से आपने उस क्वेश्चन का क्या निकाला, एचसीएफ भी कैलकुलेट करा। इट मींस हमने कहा भी हमारी जो असर्शन वाली स्टेटमेंट है वो ट्रू है, हमने कहा जो हमारी रीजनिंग वाली स्टेटमेंट है दैट इज ऑल्सो ट्रू। और सेकेंड पार्ट कि इसी के कारण दिस स्टेटमेंट के कारण ही हमारे पास ये आंसर आया है, मतलब इस प्रॉपर्टी का यूज करके ही हमारे पास एचसीएफ कैलकुलेट हुआ है। तो इसका मतलब हम कहेंगे रीजनिंग जो है दैट वाज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर असर्शन, दैट वाज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर असर्शन। तो मतलब इस क्वेश्चन में हमारी असर्शन वाली स्टेटमेंट भी सही है, इसी क्वेश्चन में हमारी रीजनिंग वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब इसी क्वेश्चन के थ्रू हम ये भी कह सकते हैं इस स्टेटमेंट से ही हमारा एचसीएफ क्या निकला है, 13। सो दिस वाज द करेक्ट रीजनिंग ऑफ योर स्टेटमेंट असर्शन। क्लियर, मेरी बात क्लियर है? चलो वीडियो को पॉज करके प्लीज नोट इट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी, जरा ध्यान से देखिए। कहता है अगर कोई 5 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, वो k स्क्वायर को डिवाइड करता है, वो k स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन जो 5 होगा वो k को भी डिवाइड करेगा, और k यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ये भी हमने कंसेप्ट कहां पे सीखा हुआ है, इररेशनैलिटी, जहां पे हमने शो कर दी थी। अब यहाँ पे उसने एक स्टेटमेंट लिखी, कहता है p अगर कोई प्राइम नंबर है और p एक ऐसा नंबर है जो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा और p उस केस में a को भी डिवाइड करेगा जहां पे a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो यानी क्वेश्चन के स्टेप में पहला असर्शन वाला स्टेटमेंट क्या था, इफ 5 जो है 5 दैट डिवाइड्स एनी नंबर का स्क्वायर दैट इज k स्क्वायर, देन हम ये कह सकते हैं 5 ऑल्सो डिवाइड्स k ऑल्सो। बोलो भाई सही है मेरी बात? कहता है 5 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है और 5 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या वो 5 जो है वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा? बिल्कुल सही है सर। यानी ये स्टेटमेंट सर हमारे पास ट्रू आ गई है। हमारे पास जो असर्शन वाली स्टेटमेंट है दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ अब बात करते हैं रीजनिंग की, रीजनिंग क्या कहता है? रीजनिंग क्या कहता है? अगर p इज एनी प्राइम नंबर, p इज एनी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है
और p कहता है किसी नंबर के, p किसी नंबर के किसको डिवाइड कर रहा है, स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है p उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करता है। दिस इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज दिस इज द थ्योरम नंबर 1.2 of your NCERT. This is the theorem number 1.2 of your NCERT, and this statement is also a true statement, and we can also say that कि this was the correct explanation, यानी इसी के कारण ये वाली जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ये स्टेटमेंट भी सही आई है। तो यानी रीजनिंग was the correct explanation, यानी हम ये कह सकते हैं R is a correct explanation of your assertion. R is your correct explanation of your assertion. तो assertion में क्या बोला था कि अगर 5 कोई एक प्राइम नंबर है और 5 क्या कर रहा है, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो क्या 5 के को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करता है। अब रीजनिंग में क्या कहता है, अगर p हमारे लिए कोई प्राइम नंबर है, p हमारे लिए कोई क्या है, प्राइम नंबर है, और p एक ऐसा नंबर है जो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो जो हमारे पास p है वो ऑब्वियस सी बात है a को भी डिवाइड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये हमारा जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हम कहां पढ़ चुके हैं, दैट इज योर थ्योरम नंबर 1.2। थ्योरम नंबर 1.2 क्या कहती थी सर, कि अगर p एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है और वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब वही प्राइम नंबर जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। और ये भी हम कहेंगे कि जो रीजनिंग है वो हमारे लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। किसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, योर असर्शन का। मेरी बात क्लियर है, बोलो भी क्लियर है, प्लीज नोट डाउन कर लो इसको फटाफट, वीडियो को पॉज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अभी 7th क्वेश्चन देखिए जरा, असर्शन रीजनिंग का। कहता है असर्शन में √2 एक इरैशनल नंबर है, कहता है √2 एक इरैशनल नंबर है। क्या ये हम प्रूव कर चुके हैं सर? यस सर, क्या ये प्रूव कर चुके हैं? √2 इज एन इरैशनल नंबर, √2 इज एन इरैशनल नंबर। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। √2 एक इरैशनल नंबर है बिकॉज अगर इसके अंदर कोई भी प्राइम नंबर आता है तो वो हमेशा इरैशनल की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सेकेंड कंडीशन, द स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज अ रैशनल नंबर। द स्क्वायर रूट ऑफ अ प्राइम नंबर इज द स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर is a rational number। यानी ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि अगर √2 का हम स्क्वायर रूट लिखेंगे तो ये हमेशा इरैशनल नंबर आएगा। √3 का स्क्वायर रूट लिखेंगे वो भी इरैशनल आएगा। √5 का स्क्वायर रूट लिखेंगे वो भी इरैशनल आएगा। √7 का स्क्वायर रूट लिखेंगे तो इरैशनल ही आएगा। यानी कोई भी नंबर, प्राइम नंबर जो कि स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जाएगा, कोई भी प्राइम नंबर जो कि स्क्वायर रूट के कहां लिखा जाएगा बच्चों, अंदर लिखा जाएगा, उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो हमेशा ही एक कौन सा नंबर आता है, एक इरैशनल नंबर आता है। तो मतलब इस क्वेश्चन में आपके पास असर्शन तो फॉल्स सही है, बट जो हमारी रीजनिंग है वो फॉल्स हो गई है। तो ऑब्वियस सी बात है, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजनिंग इज फॉल्स। दैट वाज ऑप्शन नंबर सी आएगा, दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? प्लीज इसको नोट डाउन करिए। हम अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। कहता है भी असर्शन की स्टेटमेंट है, ये भी बहुत बार हमारे पास हो चुका है एग्जाम में। कहता है भी अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका नाम p एंड q से दिया गया है, कहता है p की वैल्यू भी दी हुई है, q की वैल्यू भी दी हुई है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे a और b क्या है, बीइंग अ प्राइम नंबर्स है। कहता है देन एलसीएम ऑफ p एंड q जो है दैट वाज दिस है, the lowest common multiple LCM of two or more than given number is the lowest or the smallest of their common multiple। अब एक्सप्लेनेशन जो था वो LCM के बारे में लिखा गया है। तो पहले हम क्या करेंगे भी, सारे बच्चे a यानी p है जो है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, p की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। p का हमारे पास क्या दिया हुआ नंबर, जरा ध्यान से देखिए, p इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय p इज इक्वल टू, सारे बच्चे ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है हमें, p इज इक्वल टू, सारे बोलो, a की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 2, q हमें दिया हुआ है a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 1। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं एलसीएम क्या है, एलसीएम जो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, मतलब इन दोनों में कोई भी वैल्यू कॉमन है नहीं है, दैट डजंट मैटर,
बट वो वाली वैल्यू एलसीएम में जाएगी जिसके पास सबसे हाईएस्ट पावर हो, सबसे हाईएस्ट पावर हो। तो ए के केस में सबसे हाईएस्ट पावर ए की पावर 3 है, बी के केस में सबसे हाईएस्ट पावर बी की पावर क्या है बच्चों 2 है। सो द एलसीएम इज कम्स आउट टू बी हाउ मच, ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर। तो अब चेक करिए क्या इसमें एलसीएम जो था वो यही आ रहा था। तो यस सर, जब हमने इसका एलसीएम निकाला तो एलसीएम ऑफ द नंबर्स पी एंड क्यू जो है वो बिल्कुल सही आ रहा है। अब उसके बाद रीजनिंग के पीछे क्या कंसेप्ट है कि भी एलसीएम होता क्या है, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम होता क्या है, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज कॉल्ड एलसीएम of two or more given numbers is the lowest or smallest of their common factors, is the lowest or smallest of their common factor। नहीं बच्चों, इस क्वेश्चन में हम क्या कहेंगे, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तो होता है, पर हमने इसमें क्या करना है कि भाई जो उनके पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं, जो उनके पास कॉमन फैक्टर्स हैं, उन कॉमन फैक्टर्स में से, उन कॉमन फैक्टर में से जिसकी सबसे हाईएस्ट पावर होगी, that would be the LCM, that would be the LCM। तो इसका मतलब जब LCM निकाला जाता है तो LCM में हमेशा फैक्टर्स कॉमन है या नहीं है that doesn't matter, पर जो सबसे बड़े फैक्टर्स है जिनकी पावर सबसे बड़ी है वो हमारे किसमें का चले जाएंगे, LCM में चलाएंगे जाएंगे। फिर इसका मतलब हमारी जो ये स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों स्टेटमेंट है, क्योंकि जो एलसीएम होता है, एलसीएम इज द कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, बट जो नंबर्स कॉमन है या नहीं है दैट डजंट मैटर, पर हमें वो नंबर्स लेने हैं जो सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर के साथ लिखे जाएंगे। तो अगर इस क्वेश्चन में बोला जाए कि एलसीएम क्या निकला है, तो एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू क्या निकला है, जो दोनों में सबसे हाईएस्ट पावर के साथ लिखे गए हैं। ए क्यूब सबसे हाईएस्ट पावर है और बी स्क्वायर भी सबसे हाईएस्ट पावर है, तो वो एलसीएम में चला गया। एलसीएम की फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, और यहाँ पे दो या दो से ज्यादा नंबर का एलसीएम कैसे निकाला जाएगा कि कॉमन है या नहीं है दैट डजंट मैटर, बट उसके पास जो सबसे हाईएस्ट पावर है उसके साथ लिखा जाएगा। बोलो भी क्लियर है मेरी बात, प्लीज क्लियर, इसको यहाँ तक नोट डाउन करिए। और यही हमारा आज का लास्ट स्टेप था जो कि हमने एज अ असर्शन एंड रीजनिंग कंप्लीट कर दिया। क्लियर।